गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजेश्वरी देवी राठौर। आज हम पेपर 2 का अगला टॉपिक ले रहे हैं। आधुनिक विश्व का इतिहास जो पेपर 2 है उसका नया टॉपिक ले रहे हैं, फ्रांस की क्रांति 1789। पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि। फ्रांस की क्रांति न केवल यूरोप के इतिहास की बल्कि विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण एवं युगांतकारी घटना मानी जाती है। फ्रांस की क्रांति ने विश्व के इतिहास में बड़े सशक्त ढंग से 3 नवीन आधुनिक आदर्शों, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व, यानी इंग्लिश में लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, इनके वास्तविक एवं व्यवहारिक रूपांतरण का प्रयास किया। इसीलिए अनेक विद्वान आधुनिक युग की वास्तविक शुरुआत फ्रांस की क्रांति से ही मानते हैं। पहले हम लेंगे अब फ्रांस की क्रांति के कारण। पहला कारण, गंभीर सामाजिक विषमताएं। फ्रांस में असंतोष का एक महत्वपूर्ण कारण उसकी सामाजिक व्यवस्था थी, जो विभिन्न वर्गों के गंभीर रूप से असमान अधिकारों पर आधारित थी और इन असमान अधिकारों को वैधानिक स्वीकृति प्राप्त थी। फ्रांस का समाज वैधानिक रूप से 3 वर्गों, जिन्हें एस्टेट्स कहा जाता था, में विभाजित था। प्रथम एस्टेट के अंतर्गत विशेष अधिकार युक्त पादरी वर्ग था। द्वितीय एस्टेट के अंतर्गत विशेष अधिकार युक्त कुलीन वर्ग था और शेष जनसंख्या तृतीय एस्टेट के अंतर्गत आती थी, जो विशेषाधिकार रहित थी और इस एस्टेट में कृषकों एवं सर्वहारा वर्ग का बाहुल्य था। प्रथम एस्टेट के अंतर्गत राज्य का पादरी वर्ग आता था। राज्य में चर्च की स्थिति राज्य के भीतर एक दूसरे राज्य यानी अ स्टेट विद इन द स्टेट की तरह थी। इस उच्च पादरी वर्ग अत्यधिक समृद्ध एवं संपन्न था और इनके अधिकार में फ्रांस की भूमि का 1/5वां हिस्सा था, जिससे प्रचुर आमदनी होती थी। फ्रांस में द्वितीय एस्टेट के अंतर्गत कुलीन तंत्र के लोग आते थे, जिनकी संख्या उनके परिवार सहित लगभग 4 लाख थी। सामाजिक दृष्टि से एक विशिष्ट वर्ग के रूप में कुलीन तंत्र को विशेष अधिकार, रियायतें एवं सुविधाएं प्राप्त थीं, जैसे कि राज्य के प्रत्यक्ष करों से मुक्ति, विशेष न्यायालयों में अभियोग की सुविधा, शिकार करने का अधिकार तथा राज्य के नागरिक एवं सैनिक प्रशासन के सभी उच्च पदों पर एकाधिकार। तृतीय एस्टेट के अंतर्गत फ्रांस में जनसंख्या का बड़ा हिस्सा था। पादरी वर्ग एवं कुलीन वर्ग के अतिरिक्त अन्य सभी लोगों को तृतीय एस्टेट के अंतर्गत रखा जाता था। राज्य के करों का लगभग सारा भार इसी वर्ग को वहन करना पड़ता था और यह वर्ग सुविधाओं से वंचित था। तृतीय एस्टेट के अंतर्गत मुख्यतया 3 प्रकार के लोग थे। पहला, कृषक, जो कि फ्रांस की जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा थे। दूसरा, श्रमिक एवं मजदूर, जो प्राय नगरों में कार्य करते थे। और तीसरा, मध्यम वर्ग या बूर्जुआ, जिसके अंतर्गत व्यापारी, शिक्षक, वकील, शिल्पी आदि आते थे। तृतीय एस्टेट का सबसे प्रबुद्ध एवं सर्वाधिक असंतुष्ट वर्ग था मध्यम वर्ग या बूर्जुआ, जो कि कुल जनसंख्या का लगभग 10% था। उच्च मध्यम वर्ग सबसे समृद्ध था, लेकिन समृद्धि के बावजूद विशेष अधिकारों से वंचित रहने के कारण अत्यंत दुखी एवं असंतुष्ट था। इस प्रकार फ्रांस के समाज की पुरातन व्यवस्था में विभिन्न वर्गों के मध्य गंभीर असमानताएं थीं। फ्रांस में असंतोष जीवन की कठिनाइयों से उतना उत्पन्न नहीं हुआ जितना कि विभिन्न वर्गों द्वारा झेली जा रही असमानताओं के बोझ से। नेक्स्ट, दूसरा कारण था व्यापक आर्थिक असंतोष। अनेक कारणों से फ्रांस की जनता में गहरा आर्थिक असंतोष था और सरकार के वित्तीय कुप्रबंध ने उनकी वेदना को और अधिक तीक्ष्ण बना दिया था। जबकि विशेष अधिकार प्राप्त वर्गों को करों के भुगतान से आंशिक रूप से मुक्त रखा गया था, तृतीय एस्टेट के लोग, विशेषकर कृषक वर्ग, अनेक प्रकार के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों के बोझ से दबे हुए थे। किसानों को अपने सामंत, चर्च तथा राजा को अनेक प्रकार के कर देने पड़ते थे। यद्यपि फ्रांस में दास प्रथा नहीं थी,
फिर भी वहाँ के किसानों को अपने सामंत को अनेक प्रकार की सेवाओं एवं खर्चों के द्वारा खुश रखना पड़ता था। कृषकों तथा तृतीय स्टेट के अन्य लोगों को चर्च को टाइथ नामक धार्मिक कर देना पड़ता था। किसान को सबसे अधिक कर राजा को देने पड़ते थे। ये कर दो प्रकार के थे, प्रत्यक्ष कर तथा अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष करों में प्रमुख थे भूमि कर, व्यक्ति कर और आय कर। पादरी तंत्र तथा कुलीन तंत्र को प्रत्यक्ष करों के भुगतान से छूट प्राप्त थी। अप्रत्यक्ष करों के अंतर्गत थे नमक कर, चुंगी, उत्पाद शुल्क, निर्यात कर आदि। फ्रांस में कर व्यवस्था का एक दुखद पक्ष यह भी था कि कर सरकारी कर्मचारियों द्वारा वसूल नहीं किया जाता था, बल्कि ठेकेदारों द्वारा किया जाता था। सरकार उच्चतम बोली लगाने वाले व्यक्ति को कर वसूलने का ठेका देती थी। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई कीमतों की अप्रत्याशित वृद्धि ने फ्रांस की जनता की आर्थिक वेदनाओं को विषमतर बना दिया। मजदूरी में वृद्धि अपेक्षाकृत बहुत कम हुई थी, कीमतों की वृद्धि की तुलना में लगभग 1/3 ही। इसका परिणाम यह हुआ कि जीवन निर्वाह की लागत बढ़ गई और जो लोग भरण पोषण के न्यूनतम स्तर पर थे उनके लिए जीवन बड़ा दुष्कर हो गया। फ्रांस में बेकारों और भिखारियों की संख्या बढ़ गई। फ्रांस में जनसंख्या भी बढ़ गई थी, जिससे अर्थव्यवस्था पर और अधिक दबाव पड़ा। नेक्स्ट अगला कारण है राजनीतिक निरंकुशता, अकर्मण्यता एवं विलासिता। फ्रांस के राजा स्वयं को दैविक अधिकार से संपन्न मानते थे और इस अर्थ में ईश्वर की इच्छा से शासन करते थे, न कि जनता की इच्छा से। वे निरंकुश तथा स्वेच्छाचारी थे। इस प्रकार की स्थिति जनता के लिए तभी दुखद हो सकती थी जबकि राजा एक जनहितैषी तानाशाह की भूमिका का निर्वाह करें। लेकिन दुर्भाग्य से फ्रांस की क्रांति का समकालीन राजा लुई 16वां और उसके पूर्वकालीन राजा तानाशाह तो मुकम्मल थे ही, जनहितैषी होने का ढोंग भी करते थे, लेकिन जनहित से उनका कोई वास्तविक तादात्म्य नहीं था। वे वर्साय के महल की विलासिता और शान शौकत में डूबे रहते थे तथा अपने राजनीतिक कर्तव्यों के प्रति उदासीन थे। लुई 16वें का प्रपितामह लुई 14वां एक बहादुर एवं काबिल नरेश था, लेकिन उसने फ्रांस को युद्धों में इस कदर डुबोए रखा कि अपनी मृत्यु से पूर्व वह फ्रांस को आर्थिक दिवालियेपन की कगार पर छोड़ गया। लुई 16वां 20 वर्ष की अवस्था में फ्रांस का शासक बना। वह शीघ्र निर्णय लेने में अक्षम तथा डरपोक था। वह अपनी रानी मैरी एंटोइनेट के प्रभाव में रहा, जो उसके एवं उसके देश फ्रांस के लिए बड़ा दुर्भाग्यकारी सिद्ध हुआ। फ्रांस की सरकार पेटीकोट सरकार बनकर रह गई। मैरी एंटोइनेट सुंदर, लावण्यमय एवं चुलबुली स्त्री थी। उसमें बहुत सी ऐसी विशेषताएं थीं जो कि राजा में नहीं थी। उसमें दृढ़ इच्छा शक्ति थी, शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता थी, पहल लेने का साहस था, लेकिन उसमें बुद्धिमत्ता तथा निर्णय लेने की खुली दृष्टि का अभाव था। वह फ्रांसीसी जनता की मनस्थिति या समय की भावना को नहीं समझती थी। मैरी एंटोइनेट कम पढ़ी लिखी थी, घमंडी एवं फिजूल खर्ची थी, असहिष्णु एवं सुविधा प्रिय थी। वर्साय का महल एवं राज दरबार फ्रांस के राजाओं एवं कुलीन वर्ग के लोगों की बेपनाह विलासिता एवं अकर्मण्यता का जीवंत प्रतीक था। फ्रांस की राजधानी पेरिस थी और राजा उससे 12 मील दूर अवस्थित वर्साय के महल की शान शौकत में डूबा रहता था। वर्साय के महल में राजा, राजपरिवार के अन्य व्यक्ति तथा दरबारी सामंत आमोद प्रमोद, मौज मस्ती तथा ऐश्वर्य के अंतहीन सिलसिलों में मशगूल रहते थे। विलासिता वर्साय के महल का केंद्रीय तत्व था। राजनीतिक अकर्मण्यता तथा उदासीनता इनके प्रतिफल थे। नेक्स्ट अगला कारण है प्रशासनिक अव्यवस्थाएं। फ्रांस का प्रशासनिक ढांचा बड़ा अव्यवस्थित एवं असंतोषजनक था। प्रशासनिक तंत्र न केवल जटिल, अस्पष्ट एवं असंगठित था, इसके विभिन्न विभागों में कोई आपसी तालमेल भी नहीं था। फ्रांस के राजा और फ्रांस की प्रजा के मध्य एक बड़ी गहरी खाई थी। प्रशासनिक निर्णयों के मामलों में फ्रांस के राजा निरंकुश, मनमौजी और स्वेच्छाचारी थे।
क्योंकि उनका मानना था कि वे ईश्वर की इच्छा से शासन कर रहे हैं। प्रशासनिक कार्यों की सहायता के लिए राजा के पास 5 समितियां थीं जो कानून बनाने, आदेश पारित करने तथा राज्य की गतिविधियों को संचालित करने का कार्य करती थीं। इन समितियों में राजा द्वारा मनोनीत उनके चुनिंदा कृपा पात्र होते थे। प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की दृष्टि से देश को 36 प्रदेशों, जिन्हें इंटेंडेंसीज या जनरलिटीज़ कहा जाता था, में बांटा गया था। प्रदेश का प्रमुख अधिकारी इंटेंडेंट या गवर्नर कहलाता था, जो कि राजा द्वारा नियुक्त होता था। इंटेंडेंट्स अपने प्रदेशों में मनमाने ढंग से शासन करते थे और अधिकांश प्रांतों की जनता उनसे असंतुष्ट थी। हर प्रदेश के अपने अलग कानून कायदे थे। कुल मिलाकर फ्रांस में लगभग 40 सरकारें थीं, जिनमें से 32 सरकारें फ्रांस के प्राचीन सामंतीय आधार पर बने प्रांतों में थीं। फ्रांस में स्थानीय स्वशासन जैसी किसी इकाई का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं था। राष्ट्रीय प्रशासन की भांति स्थानीय प्रशासन का निर्धारण भी वर्साय के राज दरबार से ही किया जाता था। फ्रांस के विविध क्षेत्रों में अलग अलग एवं बहुरूपीय व्यवस्थाएं प्रचलित थीं। कानून व्यवस्था की स्थिति तो और भी खराब थी। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कानून चलते थे। कुछ क्षेत्रों में रोमन कानून व्यवस्था प्रचलित थी और कुछ क्षेत्रों में पारंपरिक सामंती कानून चलते थे। किसी भी व्यक्ति को बिना कोई कारण बताए वारंट जारी करके, जिसे लेटर डी कैचे कहा जाता था, गिरफ्तार किया जा सकता था और बिना किसी अभियोग के अनिश्चित काल तक जेल में रखा जा सकता था। नेक्स्ट है बौद्धिक जागृति। फ्रांस की क्रांति की वैचारिक पृष्ठभूमि बनाने में फ्रांस के चिंतकों एवं लेखकों का महत्वपूर्ण योगदान है। इन लेखकों ने फ्रांस की जनता के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक असंतोष को बड़ी प्रखर अभिव्यक्ति दी तथा फ्रांस के लोगों के समक्ष उनकी तत्कालीन दशा से मुक्ति के सुधार मार्गों को प्रस्तुत किया। फ्रांस की क्रांति की पृष्ठभूमि में 3 फ्रांसीसी विचारक महत्वपूर्ण थे, मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर एवं रूसो। तो हम सबसे पहले ले रहे हैं मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू की प्रसिद्ध कृति थी द स्पिरिट ऑफ लॉज, जिसका प्रकाशन 1748 में हुआ था। इस पुस्तक ने जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की और 18 महीनों में इसके 22 संस्करण छप गए। यह राजनीतिक दर्शन की पुस्तक थी और शासन की विभिन्न पद्धतियों का इसमें बड़े वस्तुनिष्ठ एवं संतुलित तरीके से मूल्यांकन प्रस्तुत किया गया था। मॉन्टेस्क्यू ने प्रशासन पद्धति में कुशलता के लिए सरकार की तीनों शक्तियों, विधायी, कार्यकारी तथा न्यायिक के सावधानीपूर्वक विभाजन पर बल दिया। तत्कालीन फ्रांस की प्रशासनिक अव्यवस्था में इस प्रकार के सुधार की सख्त आवश्यकता थी। दूसरा था वॉल्टेयर। वॉल्टेयर को अपनी तीक्ष्ण मेघा, प्रभावशाली लेखन तथा अपने स्वतंत्र, निर्भीक, स्पष्ट विचारों के कारण फ्रांस में प्रबोधन के युग का नेता माना जाता है। वॉल्टेयर बुद्धि की स्वाधीनता एवं विचार की स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक था। वॉल्टेयर की लेखन क्षमता एवं प्रतिभा अद्भुत थी। वह एक कवि, आलोचक, इतिहासकार, नाटककार, व्यंग्यकार, उपदेशक, यहाँ तक कि वैज्ञानिक लेखक भी था। उसने अपनी रचनाओं के माध्यम से फ्रांस की तत्कालीन व्यवस्था की विद्रूपताओं, बर्बरताओं एवं आडंबरपूर्ण गतिविधियों की दो टूक आलोचनाएं की। वह ईसाई धर्मशास्त्र एवं चर्च व्यवस्था का कट्टर आलोचक था। उसके अनुसार चर्च आडंबर, असहिष्णुता एवं पूर्वाग्रह युक्त मानसिकता के केंद्र थे। वॉल्टेयर का कहना था कि सारे पादरी ढोंगी और पाखंडी हैं। अपनी कृति लेटर्स ऑन द इंग्लिश में वॉल्टेयर ने इंग्लैंड में प्रचलित विचार स्वतंत्रता की प्रशंसा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से उन फ्रांसीसी प्रतिक्रियावादियों की आलोचना की जो सुधार का विरोध कर रहे थे। तीसरा था रूसो। रूसो का दृष्टिकोण परिवर्तन के पक्ष में था, क्योंकि उसके अनुसार समाज का नए सिरे से पुनर्गठन ही मनुष्य को वास्तविक स्वतंत्रता एवं समानता प्रदान कर सकता है। रूसो की सबसे प्रसिद्ध कृति है सामाजिक अनुबंध या सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो राजनीतिक चिंतन की एक क्रांतिकारी एवं महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है।
रूसो की इसी पुस्तक ने फ्रांस की क्रांति का मुख्य आदर्श वाक्य या नारा प्रदान किया, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व, यानी लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। रूसो ने अपनी उक्त पुस्तक सामाजिक अनुबंध में स्पष्टतः प्रजातांत्रिक सरकार की अवधारणा को प्रस्तुत किया। उसने प्रजातंत्र की दो मूलभूत आवश्यकताओं पर बल दिया, जनता की प्रभुसत्ता तथा सभी नागरिकों के समान अधिकार। पुस्तक के प्रारंभ में ही रूसो ने कहा है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ था और अब सब तरफ से बंधनों में बंधा हुआ है। रूसो को शीघ्र ही आधुनिक प्रजातंत्र एवं गणतंत्रवाद के पिता के रूप में देखा जाने लगा। रूसो के विचार यूरोप की तत्कालीन राजतंत्रात्मक सरकारों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थे। रूसो के विचार फ्रांस में क्रांति की घटनाओं के सबसे महत्वपूर्ण प्रेरणा स्रोत बन गए। नेक्स्ट, अगला कारण है वित्तीय संकट, जो कि तात्कालिक कारण है क्रांति का। फ्रांस की क्रांति का तात्कालिक कारण फ्रांस की सरकार का वित्तीय संकट था, जिसके समाधान के लिए लुई 16वें को 1789 में एस्टेट्स जनरल का अधिवेशन बुलाना पड़ा। लुई 14वें और लुई 15वें के शासनकाल में फ्रांस के अनेक युद्धों में संलग्न रहने के कारण फ्रांसीसी सरकार की आर्थिक हालत बहुत शोचनीय हो गई थी। अपनी इस दयनीय आर्थिक स्थिति से उबरने के लिए सरकार को अनेक बार ऋण लेने पड़े और उसका परिणाम यह हुआ कि राष्ट्रीय आय का लगभग आधा हिस्सा ऋणों पर ब्याज चुकाने में ही चला जाता था। इसके अलावा राष्ट्रीय आमदनी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वर्साय के महल की शानो शौकत और विलासिता में खर्च हो जाता था। राष्ट्रीय खर्चा प्राय राष्ट्रीय आमदनी से अधिक होता था और इससे उत्पन्न घाटे को पूरा करने के लिए पुनः ऋण लिया जाता था। ऐसी स्थिति में वित्तीय हालात को दो ही तरीके से सुधारा जा सकता था, करों में वृद्धि के द्वारा या खर्चों में कटौती के द्वारा। फ्रांस के विशेष अधिकार युक्त वर्ग, कुलीन तंत्र तथा पादरी तंत्र प्रत्यक्ष करों के भुगतान से मुक्त थे। वे वित्तीय संकट की अवस्था में भी किसी भी प्रकार का कर भार नहीं लेना चाहते थे। तृतीय एस्टेट के लोग पहले ही करों के बोझ से बुरी तरह दबे हुए थे। दूसरी ओर वर्साय के राज दरबार के खर्चों में कटौती के लिए रानी मैरी एंटोइनेट तथा अन्य लोग तैयार नहीं थे। 1789 में एस्टेट्स जनरल के अधिवेशन में फ्रांस के सुविधाभोगी वर्गों द्वारा अपने विशेष अधिकारों को राष्ट्रीय हित के पक्ष में रंच मात्र भी न त्यागने की हठधर्मिता के कारण ही तृतीय एस्टेट के लोगों को अपना रास्ता स्वयं बनाना पड़ा और इसी से क्रांति की शुरुआत हुई। तो ये थे फ्रांस की क्रांति के कारण।